everyone, I am Neha Gupta here and welcome back to our channel. आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी LIC कॉर्पोरेशन के गलियारों में मिसालें दी जाती हैं और वो हैं श्री ओडी त्यागी अंकल। लगभग 35 साल उन्होंने IDPL इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम किया और पिछले 30 सालों से वो एक बहुत ही सफल LIC एजेंट है। आज 76 प्लस एज में भी वो उतने ही एक्टिव हैं। ओडी त्यागी अंकल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड MDRT $1 मिलियन राउंड टेबल के मेंबर हैं। $1 मिलियन राउंड टेबल का स्टेटस दुनिया के कुछ चुनिंदा बहुत ही सफल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को मिलता है। थैंक यू सो मच अंकल फॉर बीइंग विद अस टुडे। अंकल मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अपनी जॉब के साथ LIC एजेंट बनने का आइडिया आपको कहाँ से आया? पहली बार जो हमारा जॉब था उसमें जितनी सैलरी मिलती थी वो सफिशिएंट नहीं लगती थी। सेकेंडली मेरे पास टाइम था, मैं 8 घंटे की ड्यूटी थी, इसके अलावा मेरे पास कम से कम 4 घंटे और थे। तो उन 4 घंटों को यूटिलाइज करने के लिए और पैसा कमाने के लिए मैंने सबसे अच्छा चुना LIC एजेंट, बिकॉज क्योंकि इसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपको ज्ञान देना है और साथ में अपने शरीर से काम करना है। तीसरा तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सेवा भी है, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनका फ्यूचर भी आप सिक्योर कर रहे हैं। सेकेंडली उनको फाइनेंशियली अवेयर भी कर रहे हैं। सो दैट मैंने ये चुना। अंकल मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, आप अपने सभी LIC क्लाइंट्स के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह है। यस। तो हाउ डू यू डू दैट अंकल? इसलिए क्योंकि जो मेरा क्लाइंट है उसे कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करनी है और उसको भी मेरे अंदर इंटरेस्ट होना है, और वो जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा या जब तक उसका ट्रस्ट नहीं होगा तब तक मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। जी। सेकेंडली LIC एजेंट होना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर होना भी पड़ता है। तो उसी लिए मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर का कोर्स भी किया और अल्टीमेटली खाली इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड बेचना भी शुरू किया और ये कोशिश की कि जिस घर में जा रहा हूँ या जिस सज्जन से मिल रहा हूँ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आने वाले समय में बेटर हो। तो उसके लिए काम किया गया, समझाया गया, किया गया उसको, और वो दिखाई दिया कि 2 साल बाद 3 साल बाद उस आदमी के पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया। जी अंकल बिल्कुल। और आई थिंक अगर अगला बंदा भी अगर उस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहा है कि हमें एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है तो फैमिली टर्म्स अपने आप ही बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात जी। अपनी जॉब के साथ साथ LIC एजेंट होना काफी डिमांडिंग है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपने ऐसे में अपनी फैमिली का टाइम किस तरह से मैनेज किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8 घंटे के बाद मेरे पास 8 घंटे कम से कम ज्यादा थे जो मैं खाली घर में बैठ जाता, तो उसमें से 4 घंटे मैंने LIC को दिए या फाइनेंशियल काम के लिए दिए और 4 घंटे मैंने अपनी फैमिली के लिए दिए। तो इसलिए समय की कोई कमी नहीं थी, समय सफिशिएंट था। समय आदमी को यूटिलाइज करने पर डिपेंड करता है, आप उसे सो कर करते हैं या काम करके करते हैं। तो इसलिए समय की कोई समस्या नहीं थी, ना फैमिली के लिए और ना ही मेरे कस्टमर्स के लिए। तो अंकल आई थिंक ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जितना जरूरी मनी मैनेजमेंट है उससे कहीं ज्यादा जरूरी टाइम मैनेजमेंट है। जी अंकल। टाइम की जो कीमत है वो मनी से भी ज्यादा है। अगर टाइम मैनेजमेंट कर लें आप और अपने जीवन में कुछ गोल बना के चलें तो शायद है वो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल अंकल। अंकल मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, अपने करियर का कोई यादगार पल अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। करियर का यादगार पल तो मैं शुरू में कह सकता हूँ, जब मैंने ये काम शुरू किया तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किस आदमी से कांटेक्ट किया जाए। दैट वाज इम्पोर्टेंट थिंग। किस आदमी के पास जाकर के मैं सीधे ये बोल दूँ मुझे LIC कराना, जो नहीं हो पाता था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी था कि लोगों से मिलना, ऐसे इवेंट्स मैनेजमेंट करना ताकि लोग मिलें, मिलने के बाद उनको समझाना और उनकी फैमिली की समस्याओं को जानना। डॉक्टर और लॉयर और फाइनेंशियल एडवाइज़र इन तीनों एक कैटेगरी में आते हैं। जब तक ये अपने कस्टमर या अपने क्लाइंट के बारे में नहीं जानते तब तक उसको प्रॉपर एडवाइस भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जो टाइम था वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि किस तरह लोगों से मिला जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर गोल के लिए, अपने बच्चों के लिए या मकान बनाने के लिए वट एवर मे बी फाइनेंशियल नीड जो है उनको कैसे पूरा करें। और उनके पास साधन भी लिमिटेड थे
क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे क्लाइंट थे वो यहाँ पर IDPL में ही काम करने वाले लोग थे, जिनके पास बहुत पैसा नहीं था। तो कम पैसे में ही उनको इकट्ठा कराना या पैसा बनवाना उनका, ये सबसे बड़ा जॉब था जो पूरा किया गया। अंकल, MDRT जो एक स्टेटस है, बहुत ही रिनाउंड स्टेटस है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। एक्चुअली इट वाज ए कंपटीशन, और कंपटीशन करना मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि MDRT एक अच्छा पैगाम है कि उसको किया जाए पूरा, ताकि जो है LIC में मैं देखता था हमारे यहाँ कोई भी MDRT तब तक नहीं था। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया इसको, MDRT किया, उसके लिए प्रयास किया। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि कितना प्रीमियम लाना है, कितनी पॉलिसीज करनी है, ऐसा करके एवरी ईयर होता है। तो वो कंप्लीट करना एक स्टेटस था, और उससे भी क्लाइंट एंड बढ़ती है। लोग जानते हैं कि इस आदमी ने ये किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा जी। इसलिए मैंने MDRT किया। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे कंपटीशन आते रहते हैं, तो उनको हमेशा कोशिश की कि आई शुड बी फर्स्ट। मैं सोचता था कि जो लोग काम कर रहे हैं उतने ही साधन उनके पास है, उतने ही मेरे पास है, तो मैं उनसे कम्पीट क्यों नहीं कर सकता। तो उस कंपटीशन पे ज़्यादा करते करते MDRT हुआ। मेरा मानना ये है कि जिस भी काम को करते हो, यू शुड ट्राई टू बी द फर्स्ट, नॉट थर्ड और फोर्थ, बिकॉज आपका जो रिकॉग्निशन है वो तभी हो पाएगा जब उस काम को आप फर्स्ट होकर करेंगे। और फर्स्ट होने के लिए कुछ ही नहीं करना होता, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा सा उसके टैक्स जानने पड़ेंगे, नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर ये सब आप ले लेते हैं तो आप फर्स्ट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होती है जी। तो ये आपके मन की भावना है, थोड़ा सा लिथार्जिक पर निकाल करके आप कोशिश करिए, फर्स्ट हो जाओगे। मतलब फर्स्ट होने की एटलीस्ट कोशिश तो करें। हाँ, ठीक है, आप सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, डजंट मैटर, बट आप कोशिश, अगर आप उस नजरिए के साथ शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। जो फर्स्ट आ रहा है जी, तो हम क्यों नहीं उसे कम्पीट कर सकते। बिल्कुल, हम क्यों उसे पीछे नहीं छोड़ सकते जी। तो ये जो प्रयास है वो हर व्यक्ति के हर फील्ड में होना जरूरी है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑफिस में है या कहीं पर भी है, अपने काम को लगन से करना और फर्स्ट स्टेज प्राप्त करना, मैं तो नहीं समझता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आपके सामने LIC में किस तरह के बदलाव आए, और जैसा कि अभी काफी न्यूज में है कि LIC प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो लोगों के मन में उसको लेकर क्या शंकाएं हैं? LIC को अगर सही बारे में कहा जाए तो LIC समाज सेवा करती है, देश के उत्थान में काम करती है। सेकंड, LIC एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल, उनमें से एक है जी। और सबसे बड़ी बात जो ये है, मैंने 35 सालों में ये देखा, इनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। जब भी कोई पेमेंट लेना होता है, चाहे SB हो, मैच्योरिटी और टेस्ट में भी, आपको कहीं किसी प्रकार का कोई देनदारी नहीं होती या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता। ये एक ऐसी साफ सुथरी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कभी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी ही नहीं, जबकि वहाँ रोज पैसा आता है जाता है। दूसरी बदलाव की जहाँ तक बात है, LIC में जो भी लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी बात चलिए, तो वो लोग जो है बहुत डेडिकेटेड हैं और टारगेट ओरिएंटेड हैं। हर व्यक्ति को, हर ब्रांच मैनेजर को, हर डिवीजन मैनेजर को कुछ टारगेट दिए जाते हैं और टारगेट अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन आज आगे बढ़ी है। सेकेंडली, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे की थिंकिंग है या जो उसकी प्लानिंग है, ये हमेशा ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आगे जाकर के बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। जैसे इनके ऑफिस हैं वो सारे अपनी ज़मीन में, अपनी बिल्डिंग्स पे हैं, किराए पर बहुत कम है, बल्कि इन्होंने अपनी बिल्डिंगें किराए पर दी हुई है। एक्चुअली 1956 में प्राइवेट संस्थानों को बंद करके 1956 तक बहुत सारी कंपनियां इंडिया में करती थी जो इंश्योरेंस करती थी। तो उन इंश्योरेंस कंपनियों को बंद करके, क्योंकि वहाँ क्लेम्स की प्रॉब्लम आ रही थी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तभी गवर्नमेंट ने किया कि इसको जो है राष्ट्रीयकरण किया गया और ये LIC बनाई गई। इसमें 3 चीज़ थी, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों ने पैसा डाल करके इसको चालू किया। आज की तारीख में जितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाला था उसका 50 गुना उनको एवरी ईयर डिविडेंड मिल जाता है। तो ये इनका खास बात रही और इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और आज भी चल रही है। अभी इसको प्राइवेटाइज करने का और प्रयास किया जा रहा है, 20% इक्विटी अपनी गवर्नमेंट देने जा रही है, उससे भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और आगे बढ़ेगा। जब प्राइवेट, इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 90 के दशक में कुछ प्राइवेट कंपनियों को इंडिया में लाया गया कि सब वो भी एक कंपटीशन देने के लिए इंश्योरेंस करेंगे, जैसे ICICI है, HDFC है, SBI लाइफ, सो मैनी 34 कंपनी इस तरह से हैं। तो उनके आने से कुछ लोगों को लगा था शायद LIC में नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। LIC अपनी जगह खड़ी है, बल्कि उनको कम्पीट करके उनसे आगे है। रीजन,
हमारे यहाँ जो क्लेम रेशियो है वो 99.8% है, जबकि और का क्लेम रेशियो 94% है। दूसरा, जितने भी उसके एडवाइजर्स हैं या स्टाफ है वो पूरा डेडिकेटेडली काम करता है, और वो वैसे ही काम करता है जैसे कि प्राइवेट लोग करते हैं। वहाँ टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। लोग 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, और शाम को 6-7 बजे तक भी काम, जब तक काम खत्म नहीं होगा वो जाएंगे नहीं, काम करते रहेंगे। तो ये जो इनका कल्चर है, उस कल्चर ने LIC को सबसे आगे बढ़ाया। अंकल, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट है LIC को लेके, उसके बारे में अगर आप कुछ एड्रेस करना चाहें। LIC के बारे में वो भ्रांति है, जो डाउट क्रिएट किया जा रहा है कि प्राइवेट हो जाएगी, पैसा नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास IRDA है। IRDA एक वो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपको बैंकों को गवर्न करने के लिए RBI है, म्यूचुअल फंड को गवर्न करने के लिए SEBI है, उसी प्रकार से IRDA है। लाइफ इंश्योरेंस, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, सब इंश्योरेंस के लिए, जितने भी इंश्योरेंस है सबको जो है वो रेगुलेट करता है, और वो हर चीज़ को मार्क करता है, चाहे प्रीमियम कितना है, पॉलिसी कैसी है, क्लेम कैसे जा रहे हैं, एसबी पेमेंट कैसी हो रही है, वो सबको चेक करेगा, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो उस कंट्रोलर की वजह से या गवर्नर की वजह से कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी। तो LIC उसी तरह से काम करती रहेगी, उससे बेटर काम करेगी। अगर सही मायने में देखा जाए तो उससे भी बेटर काम करेगी, क्योंकि और काम करने के लिए छूट मिल जाएगी। अभी क्या होता है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं कभी कभी वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, लेकिन जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगी, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ प्राइवेट लोग आएंगे, तो उसका कंजर्वेटिवनेस खत्म हो जाएगी और बेटर होगी, अच्छा काम करेगी। और आज की डेट में देखेंगे आप, जितने भी आपके बैंक हैं, जिन्हें आप सरकारी बैंक कहते हैं, तो जैसे SBI है, PNB है, लाइक दैट, वो भी सरकारी नहीं है। उनमें भी इक्विटी दी गई है, और उनमें भी 30%, 20%, 40% अलग अलग बैंक में अलग अलग प्राइवेट है। तो प्राइवेटाइजेशन होना वो प्राइवेट नहीं कहलाता। प्राइवेट कहना तब कहते हैं जब टोटल प्राइवेट के हाथ में चला जाए। जैसे आपका ICICI इंश्योरेंस कंपनी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, उनको आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी बेटर कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, और उसी तरह से अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल सुरक्षित रहें। जब तक इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, IRDA है, तब तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच अंकल फॉर क्लियरिंग दीज डाउट्स। अंकल, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आप एक सफल LIC एजेंट हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो आज की युवाओं के लिए आपके पास क्या 3 सबसे सफल होने के लिए सेल्स टिप्स होंगे? सबसे पहले उस युवा को मेहनती होना पड़ेगा, सेकेंडली उसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, थर्डली उसे लिथार्जिकपन छोड़ना पड़ेगा। अगर तीनों चीज़ों में सफल होता है तो वो LIC में नहीं कहीं भी काम करेगा, वो सफल हो जाएगा। और LIC सबसे अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट काम करने का मौका है, और अच्छा पैसा मिलता भी है। अगर आप जितना काम करेंगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। आप काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी ग्रीड कितनी है, आपको कितना पैसा चाहिए। अगर आपकी ग्रीड ये है कि मुझे 2000 रुपये मिल जाए बहुत सफिशिएंट है, तो अलग बात होगी। अगर आप कहते हैं मुझे 2 लाख 2 लाख चाहिए मुझे, तो आपको उतना ही काम भी करना पड़ेगा, और वो आपको मिल जाएगा। असंभव नहीं है, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आदमी मेहनत करता है और थोड़ा सा टिप्स लेकर के ढंग से चलता भी है, तो वो उसे क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब तक मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तब तक मैं उसमें काम भी नहीं कर सकता। ये कोई भी चाहे हो, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील, कुछ भी है, जब तक आपने फील्ड किया, सब्जेक्ट की नॉलेज आप गेन नहीं करते और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आगे बढ़ना है तो हमारे युवा आज भी कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं वो। ये पब्लिक मैटर है। बीमा जो है एक आग्रह की वस्तु है। बीमा जब तक हम बताएंगे नहीं, नीड क्रिएट नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं कि भाई अगर तुम्हारा परिवार में तुम्हें कुछ हो जाता है, आप करके कुछ पैसा कमा के लाते हैं, तो तब पैसा कौन लाएगा, कहाँ से आएगा? जब उसे समझ में आएगा कि हाँ, मैं मान लिया 50,000 रुपये महीना कमा के लाता हूँ, मेरा परिवार चलता है उससे, और अगर वो परिवार कमाने वाला बंदा चला गया तो अब उस परिवार में 50,000 कहाँ से आएंगे? तो उसकी भरपूर्ति जो है LIC ऑफ इंडिया करती है। तो वो चीज़ को समझ में आनी चाहिए, और इंश्योरेंस भी हमें उतना दिया जाए जितना कि हमें ज़रूरत है। इंश्योरेंस की हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ज़रूरत है। जिसका परिवार बड़ा है, बड़ी चाहिए उसको, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड भी होने चाहिए, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तीनों प्रोडक्ट आप लेके चलेंगे
तभी आप आगे जाकर सफल हो पाएंगे और अपने गोल के, जीवन के हर व्यक्ति के गोल होते हैं, उनको पूरा करें। जी अंकल, तो ये तो हो गए सेल्स टिप्स की बात। अगर कोई लाइफ टिप देना चाहें आप? हर व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर मान लिया अपने लिए क्या करना चाहिए, उसके गोल्स क्लियर होने चाहिए। उसे क्या करना है, जैसे उसे मकान बनाना है, उसको पेंशन लेनी है, उसको अपने परिवार में बच्चों की शादी ब्याह करना है, और कुछ ऐसे खर्चे जो झलकदा आ जाते हैं जैसे मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें उसे प्लानिंग करके सोच के चलना चाहिए कि मुझे कैसे कैसे पूरा करूँगा और कितने कितने समय पे करूँगा। तो इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे विचार से इंडिया में क्या है कि लोग नहीं करते, वो अवेयर ही नहीं है। शायद अंकल वो हमें स्कूलों में भी कहीं कोई सिखाता ही नहीं है, वो हम धक्के खा के सीखता है इंसान। स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में जनरली जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो पढ़ने पढ़ाने का है, उसको जीने का नहीं है। पढ़ने के साथ साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा जीवन क्या है। उसको इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हो आप, किस तरह से, कैसे कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। आपने मकान बनाना था, आपने लोन ले लिया, आपने बच्चे की एजुकेशन करने की, आपने लोन ले लिया। अब उसमें क्या होता है कि आपको लोन भी चुकाना है, उसका ब्याज भी चुकाना है, एटलीस्ट डबल। अगर उसी चीज को आप पहले सोच लेते और पहले पैसा इकट्ठा कर लेते तो आप ब्याज कमाते और पैसा इकट्ठा करते और आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसमें क्या होगा, आपको जहाँ 2 रुपये में काम चल रहा था वो आपको 4 रुपये खर्च नहीं करना पड़ता, तो वो आपकी प्लानिंग बेटर होती है। तो हमेशा मैं तो कहता हूँ जिस दिन आदमी नौकरी करना शुरू करे या जब भी अपना जॉब स्टार्ट करे 24 साल 25 साल की एज में, वहाँ वो अपने गोल क्लियर कर ले, प्लानिंग कर ले। जैसे आप देखते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे पता रहता है कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ मुझे चाय पीनी है, कहाँ नहीं पीनी है, मतलब यहीं से आप जो है डिसाइड कर लेते हैं और उसी हिसाब से आप चलते रहते हैं। तो ऐसे ही जीवन की घड़िया है कि उसको आप डिसाइड कर लें कि मुझे कब कब क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आने वाली है, उनकी मैं प्लानिंग करके चलूँ, तो मैं समझता हूँ फिर असफलता नहीं मिलेगी। और अगर हर व्यक्ति ऐसा कर ले तो शायद गरीबी भी मिट जाएगी। जो हमारे देश में कहा जाता है सब गरीबी नहीं मिटती है, वो तभी मिटेगी जब हम उसके लिए काम करें। आई थिंक जब प्लानिंग करेंगे तो इंसान अपने आप ही उसके सोल्यूशन भी ढूंढने शुरू कर देगा। प्लानिंग करना और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग पैसा कमाना जानते हैं, बट उस पैसे को मैनेज करना नहीं जानते। उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं कहीं कमाई से ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ मैनेज करनी है, हम क्या कर सकते हैं, कमाई हमारी लिमिटेड है लेकिन एक्सपेंसेस हमारे हाथ में है। हम एक्सपेंसेस को रोक सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें सिर्फ सबसे पहले यही पूछना है कि मेरी नीड क्या है। नीड वो है जो मुझे चाहिए, मुझे कपड़ा पहनना, कपड़ा चाहिए, कपड़ा कौन सा ब्रांड चाहिए ये अलग चीज़ होगी, ये मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मेरा जो है शौक है। तो उस शौक को मुझे देखना पड़ेगा, नीड में उसमें अंतर आएगा। अगर उसे आप मैनेज कर लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम पैसे की तो नहीं होगा। और आई थिंक अंकल ये प्लानिंग तो शायद लाइफ के हर मुकाम पर जरूरी है। मैं कहता हूँ हर दिन जरूरी है, हर दिन जरूरी है। हर दिन सुबह उठते ही, जैसे मान लिया मैं अपनी बात करूँ तो सुबह उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद 10 बजे मुझे प्लानिंग कर लेता हूँ, मुझे आज कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे मैंने कमिटमेंट किया हुआ है, क्या करना है, वो सब क्लियर होता है। और शाम आते आते उसमें से शाम को फिर ये देखना पड़ता है कितना कर पाया और कितना रह गया, और अगर रह गया तो क्यों, उसका भी एक्सक्यूज मेरे पास होना चाहिए कि मैं उसके पास नहीं जा पाया या वो काम नहीं हो पाया या वो बंदा नहीं मिल पाया, तो वो भी मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट डे मुझे सबसे पहले उसी के पास जाना जो आज जाना था। तो मतलब कहने का ये हो, अपनी पूरी दिनचर्या को मुझे प्लानिंग करना होगा। और इसके लिए अगर मैं सही मायने में देखूँ तो लेडीज से ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं है। वे विदाउट MBA, कोई MBA उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो सुबह से लेकर के शाम तक और महीने का पूरा प्लानिंग कर लेती है, कब कौन सा राशन आना है, कब नहीं है, कैसे आना है, कब खाना बनाना है, कैसे बनाना, वो सब पूरा प्लान रहता है उसका। अगर वो अनसर्टेन हो जाए तो क्या आप मान सकते हैं कि लंच की जगह डिनर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। तो बैकग्राउंड एजुकेशन ही जरूरी नहीं है, आदमी की विचारधारा जरूरी है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आज के युवा पीढ़ी के लिए LIC एजेंट एज अ करियर कैसी चॉइस है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो LIC एजेंट ही नहीं, वो अपने को फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। क्योंकि खाली आपकी बैग में एक ही चीज़ आप बेच रहे हैं तो शायद ठीक से नहीं रहेगा। आपको फाइनेंस प्रोडक्ट जितने भी हैं आपको उनका ज्ञान होना चाहिए और हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की नीड अलग अलग है। हर व्यक्ति को आप इंश्योरेंस ही नहीं बेचेंगे, और मान लिया इंश्योरेंस बेच भी दिया तो फिर हमें देखना पड़ेगा इसके बाद क्या। सपोज किसी आदमी को 5 साल बाद पैसा चाहिए तो वो इंश्योरेंस में नहीं बात करेगी, तब मुझे ऐसा प्रोडक्ट देना पड़ेगा जिसमें 5 साल बाद पैसा मिल जाए उसको।
इंश्योरेंस कहाँ देना है मुझे? इंश्योरेंस में मेन चीज है रिस्क कवर, उसके लिए ही इंश्योरेंस करते हैं, रिटर्न के लिए इंश्योरेंस नहीं है। रिस्क कवर क्या है? अगर किसी व्यक्ति का मैंने 20 लाख का इंश्योरेंस किया हुआ, अगर उसे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है उसके परिवार को 20 लाख मिल जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें रिटर्न कितना आया वो अलग चीज है, वो 6% 7% पड़ेगा। तो वहाँ मुझे ऐसा प्रोडक्ट देना पड़ेगा जो कम समय के लिए चाहिए, उसको 5 साल के लिए, उसके बच्चे की एजुकेशन होने वाली है, तो वहाँ पैसा चाहिए, तो वहाँ मुझे म्यूचुअल फंड देना पड़ेगा उसको। या उसे एफडी की बात भी बनाने पर कुछ पैसा एफडी में भी चाहिए उसको, बिकॉज उसके घर में 6 आदमी हैं, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ उसको इमीडिएट पैसा चाहिए, तो वो एफडी आपको देगी, इंस्टेंट अमाउंट है। इसके अलावा उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है? मेडिकल इंश्योरेंस भी उसका होना चाहिए, उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो मुझे सारे ही प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे जितने उसकी नीड है, ताकि मैं सारे प्रोडक्ट उसको दे सकूँ। और किसको कितनी नीड है ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉलिसी बेची जाती है वो नीड बेस होती है। हर व्यक्ति को एक पॉलिसी नहीं बेची जाती। जैसे डॉक्टर है, अगर आपको पेन किलर देना है तो हर व्यक्ति को एक पेन किलर नहीं दिया जाता, उसके लिए अलग अलग पेन किलर देंगे, किसको क्या सूट करेगा, उसका वेट क्या है, हाइट क्या है, या सो मेनी फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को देख करके उसे दिया जाए। आपके हिसाब से एक सबसे बड़ी जो सीख होगी वो ये होगी कि अपने को सिर्फ एलआईसी एजेंट की तरह ही ना देखें, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह उसको प्रिपेयर करें। वेरी करेक्ट, वही जरूरी है। और उसी से उसका भी काम चलेगा, और जो उसके कॉन्टेक्ट में है कल वो भी प्रोस्पेरस होंगे। अगर वो प्रोस्पेरस नहीं हुए, अगर मैंने मान लिया किसी को एक चीज दी और दूसरी की नीड थी, मैं कहता हूँ दूसरी दुकान में चले जाइए आप, तो फिर वो का बात ठीक से नहीं बनेगी। कोशिश होना चाहिए आपके पास जो है पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर हो। आप देख रहे हैं आज की डेट में क्या है, मॉल है, मॉल में आपको सब कुछ मिलता है, राशन भी है, कपड़ा भी है, जूता भी है, सब कुछ है वहाँ पर। तो इसीलिए आपको इंडिविजुअल मॉल बनना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट आपके पास है, और हर प्रोडक्ट की नॉलेज आपको है। सामने वाला जो आदमी आपसे बात कर रहा है, आपको उसके बारे में भी जानना पड़ेगा, उसकी नीड क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, उसके माँ बाप रहते हैं साथ, भाई बहन रहते हैं साथ, वो सारी चीज़ें आपको, फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर आपकी नॉलेज में होना चाहिए, तब आप उसे सही प्रोडक्ट दे पाएंगे। जी अंकल, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है अंकल कि आज आप 76 प्लस हैं आपकी एज, और आप आज भी इतने एक्टिव हैं, तो अंकल क्या इंस्पायर करता है आपको? काम करना। पहली बात, अगर व्यक्ति काम करता रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा। सेकंड, जो क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, कई लोग पूछते हैं किसके लिए कमा रहे हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि बच्चे सेटल हो गए, यस हो गए, घर बन गया, अब क्यों कमा रहे हैं? इसका जवाब सीधा सा ये है कि जब तक व्यक्ति अपने शरीर का और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, उसे करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं जनहित में, राष्ट्र हित में, सबके हित में है। आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं किसी को, जो दे पा रहे हैं वो देना चाहिए। अगर आप लिथार्जिक होकर बैठ गए तो इसका मतलब आप किसी ना किसी का कुछ खो दिया। तो आप सब कमाने का अंतर नहीं है, कमाई तो एक बाई प्रोडक्ट है। मेन चीज ये है, आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, किसी का सुख दुख बांटते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो जो चीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको सामाजिक होना चाहिए, और सामाजिक होने का इससे बढ़िया जरिया कोई नहीं है। अगर मुझे किसी के यहाँ जाना है और मैं कोई प्रोडक्ट भी लेके जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे भी इंडियन कल्चर में माना जाता है, हम किसी घर जाते हैं तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, कहीं केले की फली है, कहीं और चीज़ गिफ्ट है, तो ये भी एक बड़ा गिफ्ट है। आप जाकर के उसको देखें, भाई क्या पोजीशन है, घर में समस्या है, हाँ जी है, क्या है, अभी बच्चे का एडमिशन हो गया, पैसा चाहिए, 4 लाख रुपये चाहिए, कैसे मैनेज करें, आप उसे बताएं भी कैसे मैनेज होगा, कितने दिन मैनेज होगा। तो वो चीज़ आप जब दे पाएंगे, जब बच्चा इंजीनियर होकर बाहर निकलेगा, या कहाँ से आप लोन ले पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। जब उस घर को वो देख आएंगे तो वो घर या उस बच्चे या उस घर वाले आपको अपने आप ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना ये है, आदमी को एक्सपायर होना चाहिए, रिटायर नहीं। कोई प्रोडक्ट देखिए, कोई मेडिसिन देखिए, उस पर क्या रिटायर डेट देखिए, क्या एक्सपायरी डेट देखिए, तो खत्म हो जाएगी वो। ऐसा नहीं है कोई रिटायर डेट या एक्सपायरी डेट बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह ये होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, रिटायर डेट कुछ नहीं होता। रिटायर करने का मतलब ये है उस आदमी के मन में भी ये डाल देना अब तुम बेकार हो गए हो, जबकि ऐसा नहीं है, वो बेकार नहीं है। वो जरूरी है, क्योंकि जो उसने जिंदगी में कमाया है, जो उसका एक्सपीरियंस है, या जो उसने देखा है, उसको कम से कम नेक्स्ट जनरेशन को बांट तो जाए, और वो तभी हो पाएगा। और ये गलती हमारे यहाँ हुई है। हमारे जो पहले ऋषि मुनि थे, बहुत सारा ज्ञान वो लेके चले गए और आगे नहीं दे पाए। अगर दे पाते तो शायद हमारा देश आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 भी होता। और कभी कभी लोग कह देते हैं अरे वो तो गपोड़ तो ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हर चीज़ को देखें, साइंटिफिकल देखें, तो इंडिया से ज़्यादा साइंस कहीं भी नहीं है, और ना कभी थी। लेकिन वो चीज़ें क्या हुई, गौण हो गई। हमारे जो बुजुर्ग थे उसे दे नहीं पाए,
वो कंठस्थ करके साथ साथ चले गए। तो इसलिए जरूरी है कि हर चीज जो आपके पास है अगर उसे आप बांट सकें, विद्या को बांटने से बढ़ती है, तो अगर बांट सकें तो वो आपके भी ज्ञान होगा और आगे भी वो ज्ञान जाएगा और कहीं ना कहीं जन को फायदा होगा और जो होना चाहिए। बिल्कुल अंकल, जैसे रिटायरमेंट 60 साल में हो जाता है तो 60 साल तक इंसान इतना ज्यादा ज्ञान अपने अंदर बटोर चुका है कि उसको आगे और अब जनरेशन तक हम पहुंचाए। सब कोने बैठा दें बिल्कुल तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। बिल्कुल अंकल। कम से कम कुछ तो दे, वो समाज को दे, जब मशीनरी में काम करता है तो मैकेनिक को दे, कुछ जो भी उसके पास नॉलेज है एटलीस्ट उसे अगर बांटेगा तो शार्प भी होती जाएगी। जैसे आप चाकू को जितना शार्प करेंगे चलाएंगे उतना चलेगा, ठीक हो। अगर उस चाकू को उधार रख देंगे जंग लग जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। उसे क्या करेंगे, बाटा उठा के फेंक देंगे। तो इन द सेम मैनर अगर कोई भी व्यक्ति उसके पास कुछ नॉलेज है, कोई भी ज्ञान है, उसको अगर बांट सकता है, दे सकता है, सिर्फ देने का मेथड चेंज हो जाएगा। बाकी अगर वो दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिवर्ट होकर के फिर जनता में आएगा और फिर काम करेगा जो लाभकारी होगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस विद अस। और अंकल आपसे बात करके हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस भी आज बहुत कुछ सीखेगी आपसे बात करके। धन्यवाद बहुत बहुत। हर आदमी को मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेशन ही आदमी को आगे बढ़ाता है। अगर मोटिवेशन नहीं है, आप ये देखिए अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं 7 साल हो गए बीमार भी नहीं पड़ते, लेकिन मोटिवेशन है उनके अंदर, वो लगे हुए हैं। क्या उनको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं। तो इसी तरह से हर व्यक्ति को जितना भी योगदान दे सकता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में, जनहित में होगा ही होगा, नुकसानदायक नहीं। अगर आपके पास कल के लिए कोई काम है तो आप ये सोचेंगे कल इस काम खत्म कर लूँ उसके बाद चलूँगा नहीं। तो ऐसे आप कहीं भी देखिए, ये बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है। आप किसी घर जाते हैं जी, आप गए, जाके बैठ गए, थोड़ी देर बातें कर रहे हैं, कुछ देर बाद क्या लगेगा, या तो वो आदमी कहने लगेगा या जा क्यों नहीं रहा है, या तुम्हें भी लगेगा मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ। तो इन द सेम वे अगर आपके पास काम रहेगा, बातें रहेंगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे तो ना वो बोर होगा ना आप उठेंगे। इसी तरह से दुनिया में भी आप जब तक रहेंगे, जब तक कि आप चाहें, बशर्ते कि आपके अंदर थोड़ा सा ग्रीड बनी रहे, थोड़ा सा कल देखने की बात बनी रहे कि कल मेरा ये काम और करने मुझे पूरे करवाना। तो ऐसे करके मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए और जो कुछ उसके पास है वो सब बांटता है। जैसे जैसे बांटेगा वैसे वैसे और बढ़ेगा। जब कोई भी ज्ञान हो इस तरह का, मैं ये चाहूँगा कि इस YouTube को आप अपने और साथियों में बांटें और इसको सब्सक्राइब करें और घंटी पर जो है अपना बटन दबाएं ताकि और अच्छे आपको जो है मिलते रहे। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू वंस अगेन अंकल फॉर नेहा के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि वो इस काम पर लगी है और जनता को मोटिवेट करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि लोग मोटिवेट हों और अच्छे से रहें। हर आदमी को जरूरी नहीं कि नौकरी ढूंढे, वो अपना काम भी शुरू कर सकता है। जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजर अपना ही काम है, इसमें किसी को नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है और अच्छा खासा कमा सकता है। ये इसमें आदमी 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक आराम से कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते कि उसके अंदर 1 लाख कमाने की कोशिश हो, चाहत हो। चाहत है तो आपको मिलेगा, चाहत नहीं है तो फिर अलग बात है। थैंक यू सो मच अंकल।